मित्रों, स्वागत है आप सबका। आईडीआई बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसे आपको पता ही है, 4 कॉलम के अंदर वो रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं। तो ये है उनके क्वार्टर वन के फिगर जो अभी खत्म हुआ है। ये दूसरा वाला कॉलम जो हम देख रहे हैं, ये उनका पिछला क्वार्टर है। ये क्वार्टर वन है पिछले साल का, और ये है उनकी साल भर की फिगर। अभी हम बात करेंगे इस क्वार्टर के टोटल इनकम की। सबसे पहले तो जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5,955 करोड़ की उनकी टोटल इनकम रही है इस क्वार्टर की, जो पिछले क्वार्टर में 7,010 करोड़ थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,927 करोड़ के आसपास की ही थी। तो कोरोना के चलते ऑफ कोर्स उनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट आया है। हालांकि ज़्यादातर बैंक अलाउड थे काम करने के लिए, लेकिन ग्राहकों का टर्न अराउंड था नहीं, फुटफॉल्स कम हो गए थे। यही कारण रहा कि उनकी टोटल इनकम जो है वो 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की उसमें गिरावट देखने को मिली है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जहां तक उनके एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर फ्रंट पे भी उन्होंने अच्छा काम किया है, एक्सपेंस को अच्छे से कंट्रोल में भी लिया है। यही कारण रहा कि जो 5,077 करोड़ का उनका एक्सपेंस था पिछले क्वार्टर में, वो घट के 4,602 करोड़ पे आ गया है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो कि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस होता है, तो 1,352 करोड़ का उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले क्वार्टर में 1,932 करोड़ था, और 930 करोड़ था उनके पिछले क्वार्टर में। तो ये उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक रहा है। मतलब कोरोना के बावजूद भी इसमें गिरावट आई है, लेकिन फिर भी वो रीजनेबल रहा है। अभी हम बात करते हैं उनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो जैसा हमने कहा था कि ऑपरेटिंग 1,352 करोड़ का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसमें से प्रोविजंस, अब जहां तक इस बैंक का सवाल है, सबको जिस फिगर का बेसब्री से इंतजार होता है वो होता है प्रोविजन। तो प्रोविजन फ्रंट पे यहाँ पे जो है अच्छी बात देखने को मिली है कि प्रोविजन उनके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पिछले क्वार्टर में 1593 करोड़ का प्रोविजन थे, 6,331 करोड़ का प्रोविजन उनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था। पिछले साल भर में उन्होंने 14,000 करोड़ के प्रोविजन लिए थे, उसके मुकाबले ये प्रोविजन बहुत ही कम लग रहे हैं। सिर्फ 888 करोड़ के प्रोविजन उन्होंने लिए हैं इस क्वार्टर के अंदर, जो एक अच्छी बात हो सकती है। और यही कारण रहा कि इनका जो है वो लगातार दूसरे क्वार्टर में उनको प्रॉफिट के दर्शन हो पाए हैं। तो 463 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्सेस, जो 338 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। और अगर हम बात करें टैक्स देने के बाद की, फाइनली जो नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, वो उनका 164 करोड़ पे रहा है, जो 165 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो ये उन्होंने कोरोना के इम्पैक्ट के बावजूद भी थोड़ा सा उन्होंने जो है वो मैच करा दिया है। इनकी मैनेजमेंट के ऊपर भी लगातार प्रेशर था, क्योंकि साल दर साल ये बहुत ही खराब परफॉर्म करती आई है। हम आगे उनके पिछले 5 साल के फिगर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने खराब दौर से ये बैंक जो है वो गुजरा है। लेकिन अभी तो ये देख के लग रहा है कि जो उनके अच्छे दिन जो है वो आ गए, ऐसा लग रहा है। खास करके जब से इसके अंदर जो है वो LIC ने इनका जो अच्छा खासा स्टेक लिया है, उसके बाद से थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। यही कारण रहा कि बैंक की जो अर्निंग पर शेयर है, जो पिछले क्वार्टर में 0.16 थी, वो हल्की सी गिर के 0.15 है। लेकिन ये नेगेटिव में नहीं है। अच्छी बात यह है कि भाई कुछ तो प्रॉफिट जनरेट किया। जो साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर जो लॉस ही कर रही थी, उसमें से वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अब हम उसका जो पूरा जो उन्होंने दिखाया है कि कहाँ पूरे क्वार्टर में कहाँ कहाँ पे रिवेन्यू आए, कहाँ पे नहीं आए, तो जैसा उनका जो प्रॉब्लम एरिया है वो हमें यहाँ से समझ में आता है। जैसा उन्होंने कहा, रिटेल बैंकिंग उनके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं था। रिटेल बैंकिंग उनके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर रहा है, पहले भी और आज भी। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर, पहले हम बात करते हैं, चलो रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी रिटेल से ही आया है। अभी आपके टोटल रेवेन्यू थे 9,424 करोड़, उसमें से 7,185 करोड़ जो है वो रिटेल बैंकिंग से आए। और ये आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। ये देखिए 961 करोड़ का उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। दिक्कत क्या है? दिक्कत जो आपके 2103 करोड़ के आसपास के जो आपके कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग जो दे रहा है, वो आपको घाटा दे रहा है। और ये सिर्फ इस क्वार्टर की कहानी नहीं है, वो पिछले क्वार्टर में भी यही था, पिछले साल सेम क्वार्टर में भी यही था, साल भर की कहानी यही थी। देखिए, तो ये कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग ही इनको तकलीफ दे रहा है, जबकि रिटेल बैंकिंग इनका ठीक ठाक चल रहा है। इनका नहीं, सबका ठीक ठाक चल रहा है। जो आम आदमी होता है, आपका और मेरे जैसा, वो जब लोन लेता है तो वो ईमानदारी से पैसे चुकाता है। बदमाशी करता है ये कॉर्पोरेट वाले या जो होलसेल वाले, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो फिर बड़ी लंबी चौड़ी लोन ले लेते हैं और फिर वो चुका नहीं पाते, और बैंक इसी में फंस जाता है। तो प्रोबेबली इसके ऊपर अभी शायद उन्होंने काम करना शुरू किया है। यही कारण है कि अभी ये कम हुआ है। यहाँ पे लॉस तो हुआ है, लेकिन साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे कमी देखने को मिली है। तो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकता है।
जो मैं आपको बता रहा था पिछले 5 साल की बैंक की परफॉर्मेंस को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस दौर से बैंक गुजरा है। देखिए नॉर्मली टोटल इनकम की बात करें तो इनकम में एक्चुअली कटौती हुई है। ये 31,500 पे था आज से 5 साल पहले, फिर वो 31-32 के आसपास आया, फिर 30,000 हल्का सा कम हुआ, फिर वो कम ही होता गया 25,637 करोड़ या 25,000 के आसपास। तो 31,000 करोड़ से 25,000 पे आ गया, तो इनकम उनकी हुई है कम। और इनके प्रोविजंस जो है वो हमेशा बढ़ते गए। पहले 9,000 के प्रोविजन थे, फिर 9,780 के प्रोविजन है, ये 16,180 के प्रोविजन है, ये 19,000 है, ये 14,000 है। तो प्रोविजंस उनके बढ़ते ही रहे। यही कारण रहा कि ये लॉस में ही चल रहा है साल दर साल। 16 में उसको 3,600 करोड़ का लॉस हुआ, 17 में उनको 5,000 करोड़ का लॉस हुआ, 18 में उनको 8,200 करोड़ का लॉस हुआ, 19 में उनको 15,000 करोड़ का लॉस हुआ, और 20 में उनको 12,000 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये लॉस ही करता है। हालांकि 20 का उनका जो चौथा क्वार्टर था वो पॉजिटिव रहा था जैसा हमने दिखाया, लेकिन वो ग्रोथ बड़ा नॉमिनल सा था। तो आगे के सारे 3 क्वार्टर तो खराब ही थे, तो अल्टीमेटली उनका नॉट प्रॉफिट जो है वो माइनस में ही रहा है। जैसा हमने कहा था कि जो एनपीए वाले फैक्टर से बैंक का परफॉर्मेंस पता चलता है, तो वो उनके ग्रॉस एनपीए भी बड़े बड़े हजारों बड़े बहुत बड़े बड़े फिगर है। ये 24,000 करोड़, 44,000 करोड़, 55,000 करोड़, 50,000 करोड़, 47,000 करोड़, बाप रे बाप। तो ये सारे ये रहे। परसेंटेज में देखेंगे तो 11%, 21%, 28%, 27%, 28% इनके रहे हैं। तो यही कारण रहा है वरी। इनफैक्ट नेट एनपीए देखिए, नेट एनपीए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा, 7%, 13%, 17%, 10%, 4%, बाप रे बाप। तो यहाँ पे थोड़ी हल्की सी इंप्रूवमेंट थोड़ी देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 क्वार्टर को अगर छोड़ देते हैं तो इनके काफ़ी दिक्कत में रहा है ये बैंक, और यही कारण है कि इसमें बाकी प्लेयर्स को एंट्री करानी पड़ी है। अब इसके प्राइस चार्ट जो है वो पूरी कहानी आपको बता देंगे। जैसा हमने बताया था, ये अगर आपने 99 में ये लिया होता, ये 37 रुपये का रेट था, तो आज 22 साल आप वही रेट पे खड़े होते। आपको 22 साल में जीरो रिटर्न मिलता है, क्योंकि जिस पैसे शुरू किया था आज भी वही रेट पे है ये। तो यही पूरी बैंक की कहानी जो है वो बता रहा है। इसका वैल्यूएशन में खास कुछ कहने लायक अभी फिलहाल तो नहीं है। वैल्यूएशन तो ज़्यादा है उसका, 38,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन बाकी कुछ उसमें है नहीं। इंडस्ट्री पी 14 का है इनका, तो क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो है ही नहीं, और अभी जो है वो नॉमिनल सा है क्वार्टर अभी, क्योंकि ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है, तो अभी तो फिर 2 महीना प्रॉफिट आया है, तो उसको ईपीएस टीटीएम आने में टाइम लगेगा। अभी कुछ और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि इस बैंक को लेके काफ़ी सारा डिस्कशन मीडिया में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो प्रमोटर्स के पास ही ज़्यादातर पैसा है। आपके और मेरे पास जो है जो शेयर्स है वो बहुत ही कम है। 98.11% तो इनके प्रमोटर्स के पास ही है। अब इनके प्रमोटर्स कौन है हम आगे देखते हैं। अभी ये 0.42% अदर्स के पास है। तो जनरल पब्लिक जो हमारे जैसी है उनके पास सिर्फ 1.33% शेयर्स ही है। अब ये जो 98.11% है वो कौन है, उसमें से भारत के प्रधान राष्ट्रपति के पास, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 47.11% है। तो ये 47% यही हो गया। और एलआईसी जो मैं बता रहा था कि लार्जेस्ट स्टेक होल्डर अभी जो है वो एलआईसी है, जिसने 51% जो स्टेक लिया है या तो ये कहिए कि उसको लेना पड़ा है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही बैंक थी और ट्रबल में थी, तो अल्टीमेटली एलआईसी जो है वो गवर्नमेंट के लिए कैश काउ है। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट एलआईसी को खड़ा कर देती है कि भाई आप इसे अब आइए इसे और इसे सॉल्व करिए। तो एलआईसी ने अब इसको काम पे लिया है और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने एंड से लाया है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे कि वो ग्रेजुअली अपना स्टेक एलआईसी भी बेचेगी और इससे बाहर आ जाएगी। आईडीबीआई रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपने एंड से बहुत कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है। 595 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा अपना जो इंश्योरेंस है, बिजनेस है, उसको बेच के। 30% वो एजीएस इंश्योरेंस इंटरनेशनल को बेचेगा, और 4% जो है वो फेडरल बैंक को बेचेगा। तो इससे 27% वो अपना जो आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में से हिस्सा बेचेगा, उससे उसको 595 करोड़। इसके अलावा उनके कुछ प्लान्स है, 11,000 करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल इकट्ठा करने का। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होगी अगस्त में, उसका प्रपोजल देंगे, तो उससे उनको और फंड मिलेगा जो उनको बिजनेस चलाने में हेल्प करेगा। उनके कुछ गवर्नमेंट को अपना हिस्सेदारी बेचने की भी कुछ बात चल रही थी, तो उसके चलते भी उनकी गिरावट आई थी। ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो कोल इंडिया और आईडीबीआई, तो उसमें से गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट है। तो वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू साल भर के लिए जनरेट करते हैं, जो उनकी कंपनीज में उनका हिस्सा है वो बेच के। तो आईडीबीआई में भी हो सकता है कि वो कुछ अपना हिस्सा बेचे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब होने के बाद और ये रिजल्ट के बाद शेयर के प्राइस में क्या इंपैक्ट आता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, जो अभी हमें आज या कल के मार्केट से पता चलेगा। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।